प्यारे बच्चों, आज हम गणित में चतुर्भुजों की समझ, जिसमें बहुभुज व बहुभुज के प्रकार, चतुर्भुज एवं चतुर्भुज के प्रकार व गुणों का अध्ययन करेंगे। इस पर आधारित आपको सवाल हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे। इस पर आधारित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं, इसलिए जो भी आप इन परीक्षाओं को दे रहे हैं तो आप अवश्य इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इस पर आधारित जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको अवश्य सरलतापूर्वक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्भुजों की समझ के अंतर्गत बहुभुज। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कुछ आकृतियाँ बनी हैं और इन आकृतियों में देखिए यह सभी सरल बंद वक्र हैं, इसलिए यह सभी बहुभुज हैं। परंतु दूसरे साइड के चित्र में आपको कुछ या तो बंद वक्र है जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन यह सरल नहीं है, और ये जो दो अन्य वक्र हैं यह बंद नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं यह यहाँ से खुला है और ये वाला यहाँ से खुला है। तो स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी कि वह सरल रेखाखंडों के द्वारा बना हो और दूसरा कैसा बंद वक्र हो, सरल बंद वक्र, वह क्या कहलाता है, बहुभुज। अब हम कुछ बहुभुजों का वर्गीकरण देखें। तो जो भी आपको बहुभुज दिए गए हैं उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यदि 3 भुजा या 3 शीर्ष हैं तो वह त्रिभुज कहलाएगा। इसी तरह 4 शीर्ष या 4 भुजाएं हैं तो वह चतुर्भुज, 5 तो पंचभुज, 6 षट्भुज, 7 सप्तभुज, 8 अष्टभुज, 9 नवभुज और 10 दशभुज। इसी तरह मान लीजिए कि n भुजाएं हैं तो हम उसे n भुज के नाम से जानते हैं। अब हम देखें विकर्ण। तो किसी भी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों, ध्यान रहे आसन्न शीर्षों को छोड़कर, को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको इन आकृतियों में विकर्ण खींचकर बताए गए हैं, तो हम चतुर्भुज में पहले में देखें PQRS में। अब अगर हम P से विकर्ण खींचना चाहें तो इसके आसन्न शीर्ष होंगे Q और S, या दूसरे शब्दों में P से जो रेखाखंड खींचे जा चुके हैं उनको हम छोड़ दें और सम्मुख शीर्ष को देखें। तो सम्मुख शीर्ष है R, P को R से मिला दीजिए तो हमें पहला विकर्ण मिलेगा। P के बाद Q में आए तो Q से कौन सा विकर्ण खींचेंगे हम, QS, क्योंकि Q से QR पहले से रेखाखंड के रूप में है। दूसरे शब्दों में ये आसन्न शीर्ष हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे, तो दूसरा विकर्ण होगा। यदि आप R से खींचोगे तो R से पहले ही आपने PR खींच लिया है, इसलिए R से कोई विकर्ण नहीं होगा। इसी तरह S से भी नहीं होगा। यानी हमने इस चतुर्भुज के सभी शीर्षों से विकर्ण खींचे और हमें केवल दो विकर्ण PR और QS मिले। इसी तरह हम पंचभुज भी देख लें। ABCD E में पहले हम A से विकर्ण खींचें तो A से AB नहीं होगा और AE नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आसन्न शीर्ष हैं, या दूसरे शब्दों में ये इससे बनी भुजाएं हैं। अब A से देखें सम्मुख शीर्ष तो C है, तो पहला हो जाएगा AC। फिर इसी तरह D है तो दूसरा हो जाएगा AD। अब आए हम बिंदु B से, तो बिंदु B से कौन सा होगा, BD, और B तो हो गए 4। अब आए C से,
तो सी से ध्यान से देखिए कौन सा होगा, सी ई, और सी ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले ही हमने ए सी से खींच चुके हैं, तो सी से केवल एक विकर्ण होगा। तो हमने ए से 2 खींचे, बी से 2 खींचे, परंतु हमने सी से 1 खींचा, तो कितने विकर्ण बन गए पंचभुज में? 5। पहला हुआ ए डी, दूसरा हुआ ए सी, अगला हुआ बी ई, अगला हुआ बी डी, और इसी तरह 5वां हुआ सी ई। इसी तरह हम एक और यहाँ पर आकृति बनी है, इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें कुल 2 विकर्ण खींचे जाएंगे, एल एम एन एस और आर में। तो केवल एक होगा एम आर और दूसरा होगा एल एन। तो इस तरह 2 विकर्ण इसके होंगे, पंचभुज के 5 यहाँ पर और चतुर्भुज के 2। आप ऐसे बहुत सारे आपकी पुस्तक में या जो भी आपको आकृति दी गई हैं तो उनके विकर्ण खींचिएगा, और फिर खींच के आप, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें अवश्य लिखकर भेजें, हम आपको उस आकृति के जो भी विकर्ण बनेंगे हम आपको समझा देंगे। परंतु हमें विश्वास है कि आप विकर्ण खींच सकते हैं। अब हम देखते हैं अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का भाग, जैसे ये आकृति है, तो इसमें जो अंदर का भाग है वो होगा अभ्यंतर भाग। और बहिर्भाग क्या होता है? आकृति के बाहर, जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो ये बाहर का भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। अब हम देखें उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इसको जरूर आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या चित्र बना रहता है तो उसमें से आप सही उत्तर नहीं छांट पाते। तो हम आपको बता दें कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या है। तो पहले आप उत्तल बहुभुज के बारे में समझिए। सबसे पहले जो भी आकृति दी गई हो उसके सभी विकर्ण आप खींच लीजिएगा, और ध्यान रखिए कि जो उत्तल बहुभुज है उसमें विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होगा, यानी आकृति से बाहर नहीं होगा। यदि ऐसा है तो वह अवतल बहुभुज होगा और नहीं तो वह उत्तल बहुभुज। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रकार की आकृतियां बनी हैं, और इसमें हमने एक के विकर्ण खींच के बताए हैं, ए बी सी डी लिख करके। और आप देखिए इसके विकर्ण जो हैं वह सभी अंदर हैं, इसलिए निश्चित तौर पर यह उत्तल बहुभुज है। अब आप इन सभी आकृतियों के विकर्ण खींचिए और देखिए कि क्या सभी विकर्ण अंतर्भाग में हैं, अंदर हैं। यदि हैं तो वह उत्तल बहुभुज होगा, और होगा भी, क्योंकि ये सभी चित्र उत्तल बहुभुज के हैं। अब देखें अवतल में, तो हमने एक चित्र लिया है और उसके विकर्ण खींचे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें विकर्ण है के एम और दूसरा है एल एन। तो ये जो विकर्ण एल एन है इस आकृति के बाहर है, ध्यान से देख लीजिए। ऐसी आकृति अपन ने इसके पहले भी समझी, तो ध्यान से देखिए ये जो वाला, ये के एम तो अंदर है, लेकिन एल एन जो है यह कहाँ है? इस आकृति के बाहर भाग में या बहिर्भाग में, इसलिए यह अवतल बहुभुज है। इसी तरह हम इसके सभी विकर्ण खींच के देखिए, हम केवल बाहर वाले भाग के विकर्ण बता देते हैं। तो ऊपर आप खींचोगे तो ये वाला विकर्ण बाहर हो जाएगा इस आकृति में, इसमें खींचोगे तो ये वाला विकर्ण बाहर हो जाएगा आकृति के, इसमें खींचोगे तो ये वाला विकर्ण बाहर हो जाएगा। तो इसलिए इसके कोई ना कोई विकर्ण का भाग बाहर है, इसलिए यह अवतल बहुभुज है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और विकर्ण खींच के अवश्य देख लीजिए। अब देख रहे हैं हम सम बहुभुज और विषम बहुभुज। इसमें भी आप भ्रमित होते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम परिभाषा के रूप में समझा रहे हैं, फिर चित्र के द्वारा। एक सम बहुभुज की सभी भुजाओं की माप व सभी कोणों की माप बराबर होती है।
यानी जो आकृति है उसमें हमें ये देखना है कि जितनी भी भुजाएं, चाहे 3 चाहे 4, सभी भुजाएं जितनी भी हैं वो समान माप की हों और कोण भी समान हो, तो वह कौन सा बहुभुज कहलाएगा? समबहुभुज। और नहीं है तो वह विषम बहुभुज। यहाँ पर जैसे में हमने लिखा है कि वर्ग समबाहुभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण की माप समान होती है। आप जानते हैं 90 अंश होती है। जबकि आयत समबाहुभुज नहीं है, क्योंकि सभी कोण तो 90 अंश के होते हैं, माप तो समान होती है कोणों की, परंतु सभी भुजाओं की माप समान नहीं होती, क्योंकि आयत में आमने सामने की दो भुजाएं की लंबाई समान होगी, लेकिन दूसरे जो युग्म हैं उनकी मापें अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर हम आकृति देखें तो यहाँ समबाहु त्रिभुज बना है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण भी बराबर। ऐसे ही वर्ग, ऐसे ही समपंचभुज, ऐसे ही ये समषटभुज। तो ये सभी कैसे हैं? समबाहुभुज हैं, क्योंकि सभी भुजाएं इस चित्र में सभी भुजाएं चित्र की समान हैं। दूसरे चित्र में हम देखें जो संगत चित्र बने हैं तो इनमें सभी भुजाएं समान नहीं है या कोण समान नहीं है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखें आप त्रिभुज में तो अलग अलग भुजाएं आपको स्पष्ट दिख रही हैं, ऐसे इसमें दिख रही। इसमें आयत में आप देख रहे हैं कि सभी कोण 90 अंश के हैं, लेकिन ये सामने की भुजाएं तो बराबर हैं और ये वाली लेकिन सभी समान नहीं है। ये ज़्यादा दिख रही है आपको लंबाई और चौड़ाई कैसी दिख रही? कम। तो आपको स्पष्ट तौर पर इन दो प्रकार की आकृतियों में समबाहुभुज की सभी भुजाएं आपको समान दिख रही होंगी, सभी कोण समान दिख रहे होंगे, परंतु जो विषम बहुभुज है इसमें सभी भुजाएं समान आपको स्पष्ट नहीं दिख रही हैं। तो आप इस तरह का जब प्रश्न आए, आकृतियां बनी आए, तो आप अवश्य समझ जाएं कि कौन सा समबाहुभुज है और कौन सा विषम बहुभुज। अब हम देखें नोट, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ये सभी प्रश्न हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से ही आपको आगे की जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं उन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आप इनके जो भी गणित है उसमें सूत्र परिभाषाएं स्पष्ट समझिएगा, फिर सवाल करिएगा। तो हम देखें किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र है n-2 गुणे 180 अंश, जहां n बराबर भुजा। अब यदि हम त्रिभुज लें तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो n का मान 3 हो जाएगा। तो हम इस सूत्र में n का मान 3 रखेंगे, तो होगा 3-2 गुणे 180। 3 में से 2 गया तो 1 में 180 का गुणा करेंगे तो 180 अंश आएगा। अगर आप कहें हम चतुर्भुज देखें तो यहाँ पर जब चतुर्भुज आप देखेंगे तो 4-2 हो जाएगा गुणे 180, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 गुणे 180 तो 360। ऐसे पंचभुज देख लीजिए, षटभुज देख लीजिए, यानी किसी मान लीजिए परीक्षा में आए कि नवभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ आप 9 रख दीजिए, ठीक, और 9-2 लिख दीजिए, तो 9 में से 2 घटे तो 7 गुणे 180। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों की माप निकाल सकते हैं। अब हम देखें नोट, अभी हमने अंतः कोणों के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे बाह्य कोण। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज। इसको आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360। अगर कहें षटभुज तो भी 360, चतुर्भुज तो भी 360। अब हम एक आकृति के द्वारा देखेंगे। इस पंचभुज में हम देखें ABCD में बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या कहलाते हैं? तो जो भी आकृति बहुभुज दिया है उसकी एक भुजा को आप या तो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, भुजाओं को आगे बढ़ाइए तो आपको बाह्य कोण प्राप्त होंगे। जैसे हम देखें AB को हम आगे बढ़ाएं
तो हमें यहाँ बाह्य कोण मिलेगा 1। अब हमने ए से शुरू किया था तो ए भी भुजा ली, अब बी से शुरू करें तो बी सी को हम आगे बढ़ाएं तो बाह्य कोण मिलेगा 2। सी से डी को आगे बढ़ाएं सी डी को तो मिलेगा 3। इसी तरह डी से डी भुजा को आगे बढ़ाएं तो मिलेगा कोण 4। और ई से ए को बढ़ाएं आगे, यानी ई ए भुजा को आगे बढ़ाएं तो मिलेगा बाह्य कोण 5। यानी पंचभुज में हमें 5 बाह्य कोण मिले। इसी तरह जो भी आकृति बनाओ, बाह्य कोण बनाओ क्रमशः, तो आपको बाह्य कोण मिल जाएंगे। तो 5 बाह्य कोण मिले, देख लें एक बार, 1 2 3 4 और कोण 5। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें इसका जोड़ 360 मिलेगा। इसके अलावा आप चांदा रख करके भी कोण 1 का मान देख लीजिए, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, और फिर जोड़िए तो आपको 360 मिलेगा। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। अब देखें हम नोट। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 अंश बटे 1 बाह्य कोण की मान। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एक समबाहुभुज है जिसके एक बाह्य कोण की माप, मान लीजिए कहा गया कि 90 अंश है, तो वह जो समबाहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो अब एक बाह्य कोण की या प्रत्येक कोण की माप 90 अंश है, तो हम इस सूत्र में यहाँ पर सूत्र लिखेंगे और एक बाह्य कोण की माप की जगह 90 लिख देंगे। 90 में 0 से 0 कट जाएगा और 9 चौके 36, तो 4 आ जाएगा। यानी समबाहुभुज कौन सा होगा? चतुर्भुज, जिसे हम वर्ग कहेंगे। तो हम इस तरह से कोई भी जो भी कोण दिया है, प्रत्येक कोण या बाह्य कोण, उसका मान रख दीजिए और 360 में भाग कर दीजिए तो उसकी भुजाओं की, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी है और एक कोण की माप निकालना या प्रत्येक कोण की माप निकालना, तो इस सूत्र में हम यहाँ पर लिख देंगे समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ये सूत्र दोनों एक से हैं, केवल हमने क्या किया, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाह्य कोण की एक माप को नीचे लिख दिया, और यहाँ यदि हमें बाह्य कोण की माप निकालना है तो हम समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या लिख देंगे। अब मान लीजिए हम कहें कि जो नवभुज है उसमें एक बाह्य कोण की माप कितनी होगी। नवभुज है तो हम 360 लिखेंगे और यहाँ पर भुजाओं की संख्या में 9 लिख देंगे। अब 9 से हम 360 को काटेंगे तो 9 चौके 36, तो आ गया 40। तो एक कोण की माप होगी 40 अंश। तो इस तरह आप इस पर आधारित भी आपको परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ध्यान रहे, एक युग्म, दोनों युग्म समांतर ना हो। यदि दोनों हैं तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब इस चित्र में आपको ध्यान से देखिए कि जो समलंब चतुर्भुज के चित्र बने हैं, इसमें देखिए जैसे पहले में ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ऊपर नीचे वाली, दूसरे में भी ऊपर नीचे वाली, चौथे में भी ऊपर नीचे वाली, परंतु जो तीसरा चित्र है इसमें बाएं और दाएं यानी जो खड़ी भुजाएं हैं ये जो हैं ये समांतर है, तो इसलिए यह समलंब चतुर्भुज के चित्र है। परंतु हम ध्यान से देखें तो इसमें ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो अब समलंब नहीं है क्यों? ध्यान से देखिए कि इसमें कोई भी एक युग्म, युग्म का मतलब आमने सामने की भुजा, तो आप ध्यान से देखिए इसमें नहीं है आमने सामने की भुजाएं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ध्यान से देखते जाइए तो युग्म समांतर नहीं है, तो इसमें ये समांतर नहीं है, ये भी समांतर नहीं है, ये भी समांतर नहीं है, ये भी, इसमें ये समांतर तो हैं परंतु ध्यान से देखिए चतुर्भुज नहीं है।
ये क्या है? पंचभुज, क्योंकि यहाँ पर ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और ये हो गई पांच भुज, तो ये पंचभुज है, इसलिए यह समांतर नहीं है। तो यह सभी समलंब नहीं है। अब हम देखेंगे चतुर्भुज और उनके गुण। तो पहला है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर। इसमें आप ध्यान से देखिए, इस चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी और बी सी समांतर ए डी, यानी इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर हैं, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा। अब गुण देखें। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर ए डी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर कोण डी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी बिंदु ओ पर काट रहे हैं, तो ए ओ बराबर सी ओ या ए ओ बराबर ओ सी, और इसी तरह बी ओ बराबर ओ डी। यानी अगर ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ए ओ 3 होगा सेंटीमीटर का और ओ सी भी 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। इस तरह है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। ध्यान से देखिए, यह चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। इसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर एस पी। अब इसके गुण, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं, यानी इसकी सभी जो भुजाएं सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्या है? विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज भी जुड़ी है कि विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, यानी बराबर तो विभाजित करते ही हैं, परंतु जिस बिंदु, जैसे बिंदु ओ पर अगर काट रहे हैं तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। यानी विकर्ण पी ए आर और विकर्ण क्यू एस एक दूसरे पर लंबवत विभाजित कर रहे हैं बिंदु ओ पर। आयत एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। तो हम समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 अंश का बना दें, या दूसरे शब्दों में ये सभी कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो एक कोण समकोण हो या सभी कोण 90 अंश के, क्योंकि एक कोण समकोण बनाने पर वह है सभी कोण 90 अंश। अब इसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, अर्थात इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और भी गुण जुड़े हैं कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। जैसा आप देख रहे हैं, ये भी कोण एम भी, कोण एन भी और कोण के भी। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी के एम विकर्ण बराबर विकर्ण एल एन। वर्ग एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, अगर इसमें हम सभी भुजाएं बराबर कर दें तो यही आयत वर्ग के रूप में बन जाता है, और इसमें सभी गुण आयत वाले इसमें होंगे। यानी इसके विकर्ण पहले देखें, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और कितने पर? 90 अंश पर, अर्थात लंबवत होंगे। अंतिम आकृति है पतंग। तो इसमें एक चतुर्भुज जिसके दो आसन्न भुजाओं के युग्म, आसन्न मतलब जो आपस में जुड़ी हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए कि यदि हम इस चतुर्भुज ए बी सी डी में देखें और ए से हम आसन्न भुजाएं लें तो ए बी और ए डी होंगी, और ये दोनों बराबर हैं। अब हम दूसरे शीर्ष सी से देखें
तो आसन्न भुजाएं होंगी सी डी और सी बी, ये भी बराबर है। तो इस तरह की जब चित्र बने तो उसे हम पतंग कहते हैं। और आपने पतंग उड़ाई भी होगी तो आपने देखी होगी कि पतंग का आकार इसी तरह से होता है। अब इसके गुण देखें। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तो विकर्ण AC और BD एक दूसरे पर कैसे होते हैं? लंबवत। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। इनके दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती, तो आपको दिख भी रही है कि विकर्ण AC बराबर नहीं है विकर्ण BD के। आकृति जो ये बनी है इसमें कोण B बराबर है कोण D के, यानी कोण B जो है वो कोण D के तो बराबर होगा, परंतु कोण A बराबर नहीं होगा कोण C के। यानी सभी सम्मुख कोण समान नहीं, एक तो है कोण B बराबर तो कोण D है, परंतु कोण A बराबर नहीं है कोण C। थैंक यू।